पन्ना होम नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क एक खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता को आपके द्वारा बहुत ही सराहा गया, जिसके बाद हमने और कार्यक्रम बनाने की सोची और जो भी कार्यक्रम बना रहे हैं कहीं ना कहीं आपके कारण ही, दर्शकों के सहयोग के कारण हम सफलता पा रहे हैं। इसी को लेकर जो कार्यक्रम बनाया चर्चा, जिसमें हम लोगों ने मिलकर कुछ एग्जिट पोल निकाले जिसकी भी नगर में समारोह हुई, इसी को लेकर आज फिर हम हाजिर हुए हैं। जो देवेंद्र नगर नगर पंचायत जो नगर परिषद है उसको लेकर चर्चा करेंगे और नगर परिषद अजयगढ़ को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ हमारे साथ विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं जो कि अजयगढ़ से है। मुख्य रूप से रिजवान खान जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजयगढ़ से, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे पन्ना होम नेटवर्क के सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। देवेंद्र नगर से हमारे रमेश अग्रवाल जी सहयोग में शामिल होंगे। और जो भी हमारे एक नगर की, देवेंद्र नगर की, अजयगढ़ की जो सियासी माहौल है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको अवगत कराएंगे लगभग कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे है या भाजपा आगे है। सबसे पहले बात करेंगे रिजवान भाई से अजयगढ़ को लेकर के। अजयगढ़ में भाई साहब जब चुनाव हुए, लोग क्या मुख्य मुद्दे लेकर, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, क्या मुख्य मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतरे? मुख्य रूप से नगर के विकास और साफ सफाई का मुख्य मुद्दा रहा है, और खास करके जो नगर का विकास हुआ है उसके मुद्दे ज़्यादा बीजेपी ने हाईलाइट किए हैं और कांग्रेस ने उनकी नाकामियां गिनाई है। जैसे वर्षों से निर्माणाधीन स्टेडियम का निर्माण न होना, अन्य और भी ऐसे कार्य हैं जो सालों से न होना, कांग्रेस ने ये बताया कि बीजेपी विकास करने में नाकामयाब रही और बीजेपी अपने ये विकास के मुद्दे गिनवाती है। सबसे ज्यादा भाई साहब दरअसल चर्चा का विषय रहा आपके यहाँ पर राजकुमार जैन का, पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, फिर कहीं ना कहीं जाके वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह चौहान से सदस्यता ली और सीधे चुनावी मैदान में उतरे। उसको लेकर नगर में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नगर में एकदम से पूरा 2 दिन में कांग्रेस के साथ रहने के बाद एकदम से बीजेपी में चला जाना, प्रदेश लेवल से जाना, जिससे नगर में एकदम भूचाल टाइप का आ गया था कि जैन साहब ने जैसी पलटी मारी। इसके बाद वार्ड नंबर 2 से जाना, एकदम नया चेहरा वार्ड वासियों के सामने आ जाना और दूसरी पार्टी से आ जाना, तो मुख्य रूप से उनके सामने ये रहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे वे बीजेपी में ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ पाए, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, वो उनसे कितना जुड़ पाए, नहीं जुड़ पाए, ये एक अहम बात होगी। क्योंकि एकदम से 2 दिन में कोई भी कार्यकर्ता उनसे जुड़ जाए तो ऐसा कम लग रहा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है संजय सुरजेवाला जी, और कई चुनाव भी लड़ चुके हैं और प्रमुख नेताओं में से कहीं ना कहीं उन्हें पार्षद तक का टिकट नहीं मिला। इसको लेकर रोज से कुछ जनता में इसका काफ़ी रोष रहा है और जनता ने इसी वजह से उनका काफ़ी सहयोग या समर्थन भी किया है कि पार्टी में रहने के बाद उनको एक छोटा सा टिकट न मिलना तो आम लोगों में पार्टी में रहने का कोई मकसद नहीं है। ऐसे तमाम तरह के सवाल लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। वार्ड नंबर है उसमें वो निर्दलीय शायद चुनाव लड़े, उनका कोई भाई चुनाव लड़ा, उनकी क्या स्थिति है? उनकी अभी बताने के मुताबिक तो कंडीशनल स्थिति है, वैसे फाइट टक्कर की रही है। अब बीजेपी कार्यकर्ता कितना चंदा जैन से नए प्रत्याशी से जुड़ पाया और निर्दलीय के साथ एक समाज, और वो तो रहा है खास करके राजकुमार जैन की तरफ एक मुस्लिम समाज रहा है और इनकी तरफ पूरा दूसरा समाज रहा है, ब्राह्मण समाज इनका सपोर्ट करता रहा है। तो ये समाजवाद के ऊपर चुनाव ज़्यादा हुआ है। इसमें जो निर्णायक वोटर है अदर समाज के, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो चुनाव पूरे अजयगढ़ में चर्चा का विषय रहा। अगर बात करें इसी वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कि कांग्रेस के इतने बड़े प्रत्याशी आने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी ने मैदान क्यों छोड़ दिया? अब ये तो एक रहस्य है, लोगों को पता नहीं है कि क्या वजह से उन्होंने छोड़ा। उन्होंने दबाव में आके कहीं ना कहीं शासन प्रशासन किसका दबाव उनके ऊपर पड़ा या बड़े लोगों का दबाव पड़ा, इस वजह से उन्होंने चुनाव से वापस दिया। पर जब टिकट आदमी लेता है बिना दबाव के साधारण वापस नहीं करता, क्योंकि ऐसा ही एक दबाव वार्ड नंबर 10 में देके
उसका भी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट का मिल गया था, उसका भी फार्म वापस करवाया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये तैयारियां यहाँ भी चल रही थी कि निर्विरोध हो जाए राजकुमार जैन जी, ये तैयारियां चल रही थी मगर विफल हो पाए क्योंकि संजय सुलेरे ने फार्म वापस किया, उनकी बहू ने फार्म बहू ने छोटी बहू ने छोटे भाई के मिसेज ने फॉर्म भरा हुआ था और वो लास्ट तक कहते रहे कि मैं फॉर्म वापस नहीं करूँगा क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं हूँ और मैं इनसे टक्कर लूंगा। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है। 141 वोटर ऐसा है जो छोटे छोटे वोटर हैं 141, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कम से कम 100 से 125 वोट से जीतेंगे। सुलेरे परिवार को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 100 से 125 वोटों से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सभी जातों ने सपोर्ट किया बराबर। तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में देखे जा रहे हैं और एक बड़ा झटका भी होगा अगर चंदा जैन जी कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अगर भाई से बात करें वार्ड नंबर 1 की, भैया आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राखी खटीक को प्रत्याशी बनाया है, शोभा रानी खटीक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, इसमें कैसा क्या होगा? आपको बता दें जो शोभा रानी खटीक जी हैं वो पिछली 2 बार से लगातार पार्षद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार उन्होंने पार्टी चेंज करते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है, जबकि बीजेपी से जो मंडल महामंत्री हैं उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना होगा कि कितना बाकी जातों ने उनका सपोर्ट किया है, जबकि टक्कर बराबर की है दोनों में। टक्कर बराबर की है, मतलब ये निर्णायक नहीं है, लगभग कहीं ना कहीं टक्कर। इनमें जो निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार खटीक 3 बार का पार्षद रहा है, उसकी बहन लड़ी है, उसका भी कितना वोट प्रभावित करता है क्योंकि उसने बीजेपी का वोट पूरा प्रभावित किया। ये शोभा रानी खटीक बीजेपी से आके कांग्रेस के टिकट में आई, इनका वोट सिर्फ एक रंजन की पत्नी खड़ी थी, उन्होंने कितना तोड़ा। इनके ऊपर भी बहुत हार जीत के फैसले निर्भर करेंगे, निर्दलियों ने किसको कितना नुकसान। लगभग टक्कर की माहौल है। बात करें वार्ड नंबर 2 की भाई से स्थिति की बात करें, वार्ड नंबर 2 में चंदा राजकुमारी जैन और प्रभा सुलेरे हैं। प्रभा सुलेरे निर्दलीय हैं, चंदा जैन उससे भारतीय जनता पार्टी से। इसमें लगभग क्या स्थिति बनेगी? अभी तो देखो दोनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पर जो वार्ड में पार्टी का कार्यकर्ता का असहयोग करना और आम लोगों का सुलेरे जी के साथ सिंपैथी होना, इससे तो सुलेरे जी की थोड़ा स्थिति अच्छी नजर आ रही है। तो सुलेरे जी की अच्छी स्थिति है। सिंपैथी वोट पे डिपेंड करता है, अगर सिंपैथी वोट सुलेरे जी को मिला है तो वो मजबूत स्थिति में ही रहेंगे। वार्ड नंबर 3 में क्या स्थिति रही? वार्ड नंबर 3 में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। अजय कुमार बबलू हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मिथिलेश कुमार रवि यादव हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। गणेश सिंह बबलू राजा हैं, निर्दलीय हैं। और यहाँ से हसीब हैं, शायद पहले चुनाव लड़ चुके पार्षदी का, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। विनय कुमार द्विवेदी भी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय। लगभग 5 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें क्या स्थिति रहेगी पार्टी? वार्ड नंबर 3 में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जो बीजेपी से हैं बबलू जी, उनके बीच में, और कांग्रेस के मिथिलेश यादव और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं हसीब खान, क्योंकि वो पूर्व में वहाँ के पार्षद रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े वोटों को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर उनके जो प्रभावित वोट है अगर वो पूरा कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि परंपरागत वोट है, मुस्लिम वोट जो कांग्रेस का परंपरागत है, और अगर उन्हीं के साथ जुड़ता है तो वो मजबूत स्थिति में रहेंगे। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत स्थिति में रहेगी? नहीं, कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहेगी अगर उसके साथ उनका परंपरागत मुस्लिम वोट जुड़ा रहता है। अच्छा, मतलब मिथिलेश कुमार रवि यादव की अच्छी स्थिति रहेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हसीब खान जो निर्दलीय लड़े हैं, वहाँ मुस्लिम मोहल्ले एरिया से दोनों लोग उसी मोहल्ले से आते हैं। लगभग 200-225 वोट मुस्लिम हैं। अब हसीब खान की तरफ मुस्लिम ने वोट किया है तो कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर हो रहा है, और अगर परंपरागत वोट हसीब खान को भी मिला, कुछ कांग्रेस को गया है, तो वहाँ चौंकाने वाले परिणाम होंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें इस मामले की, तो अगर हसीब खान को वोट ज्यादा मिले तो कांग्रेस हार जाएगी जी, और हसीब खान को कम मिले तो कांग्रेस जीत जाएगी। सीधी बात है, त्रिकोणीय है। निर्दलीय जो चुनावी मैदान में उन्होंने पूरा गढ़ बिगाड़ कर रखा है। यहाँ पर बात करें वार्ड नंबर 4 की। वार्ड नंबर 4 से प्रति आशीष जड़िया को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। समिता सीरू श्रीवास्तव
को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आसिया बानो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अर्चना पंकज धूरिया भी यहाँ से निर्दलीय मैदान में है। रसीदन भी यहाँ से निर्दलीय मैदान में है। इस बार भाट की क्या स्थिति रहेगी? इसमें कांग्रेस और बीजेपी के मुख्य रूप से मुकाबला होना चाहिए। एक प्रत्याशी ने बाद में कांग्रेस को आखिरी टाइम पे समर्थन भी कर दिया था। और इसमें जो रसीदा वो खड़ी हैं चच्ची, उन्होंने कुछ का अगर वोट ज़्यादा पा रहे तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और पंकज धूरिया बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं। अब किसको कितने वोट मिलते हैं? अगर पंकज धूरिया ज़्यादा वोट पा रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और अगर रसीदन चच्ची ज़्यादा वोट पा रही हैं तो वो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अब निर्दलीयों ने किसका कितना नुकसान है? ये कह पाना मुश्किल है यहाँ पे कहीं ना कहीं कि कौन आगे है कौन पीछे। पिछले कुछ दिनों तक जब वोटिंग के पहले अगर माने तो बीजेपी प्रत्याशी बहुत कमजोर दिख रहे थे, लेकिन 2 दिनों के अंदर उन्होंने मेहनत की और मजबूत स्थिति में पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि जो अपने बीजेपी के समर्थित बाद में प्रत्याशी नहीं बनाए गए, बीजेपी से बागी प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बीजेपी प्रत्याशी का गणित बिगाड़ा हुआ है। और वो क्योंकि मोहल्ले में अपने वार्ड में बहुत मजबूत स्थिति में माने जाते हैं धूरिया, पंकज धूरिया जी, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। धूरिया फैमिली का एक उस मोहल्ले में वर्चस्व भी माना जाता है। उनके घर के ही वोट 25-30 वोट हैं तो परिवार। उस कारण से हो सकता है कि बीजेपी को बहुत कुछ नुकसान भी हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कांग्रेस भी आगे हो सकती है। यहाँ पे कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा कि कांग्रेस आगे आ रही है। वार्ड नंबर 5 की बात करें, वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस ने अबरार खान को प्रत्याशी बनाया है। नारायण दास रजक गप्पू भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुन्नालाल रेखवार निर्दलीय हैं। राजकुमार यहाँ से निर्दलीय हैं। साबिर भी यहाँ से निर्दलीय हैं और सतीश साहू यहाँ से निर्दलीय हैं। लगभग 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। वार्ड नंबर 5 की क्या स्थिति रहेगी? वार्ड नंबर 5 में तो मुख्य रूप से 3 ही प्रत्याशियों में मुकाबला होना है। मुन्ना रेखवार की कोई अच्छी स्थिति नहीं है वहाँ पे। ये तो 5-10 वोट कितना भी कुछ भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना इनका। और मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी। मोहम्मद अबरार की स्थिति अच्छी है और वहीं जो रजक हैं वो अपनी सेवा के आधार पे लोगों को प्रभावित करते हैं। ये जांच और ये सब करते हैं, लोगों को रातों इंजेक्शन लगाने पहुंच जाते हैं, वो करते आती है वर्षों से, तो वो उसका परिणाम अपना मांगते फिर रहे थे। तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर होना चाहिए, जिसमें कांटे की टक्कर कोई तय नहीं है, कोई तय नहीं है। जीत हार का अंतर कम भी हो सकता है। कई निर्दलीय लड़े इस बार में, निर्दलीय को कोई निर्दलीय में थोड़ा वो साबिर का भर है। अगर साबिर को ज्यादा मिलेगा तो साबिर ज्यादा मिलेगा तो अबरार कांग्रेस से थोड़ा सा नुकसान होगा। चलिए बात करें 6 नंबर वार्ड की। 6 नंबर वार्ड में रईशा बेगम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। राजकुमारी रेखवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और रमेश्वरी रेखवार यहाँ से निर्दलीय चुनावी मैदान में। वार्ड नंबर 6 की क्या स्थिति रहेगी? ये तो 2 पे 2 चुनाव होगा। निर्दलीय यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये 5 में भी लड़ रहा, 6 में भी लड़ रहा, सिर्फ इसका फार्म भरा था। हाँ, ये क्योंकि पूर्व पार्षद है, बीजेपी से एक बार जीत चुके थे। 132 वोट से ये मिले थे, तभी ये चुनाव जीत चुके थे। और इस बार तो इनकी कहीं दोनों वार्डों में हालत खराब है, तो वहाँ बीजेपी कांग्रेस का है। ये बीजेपी बहुल्य वार्ड है, इसमें ज्यादातर वोटर बीजेपी का है। अब कांग्रेस ने मेहनत तो की है, अगर मेहनत करके ये बीजेपी वोटर को कन्वर्ट करने में कामयाब हुए तो रोचक मुकाबला होगा। रोचक होगा मुकाबला। अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ रेखवार बहुल्य वोट है, रेखवार बहुल्य वार्ड है वो, और कुशवाहा बहुल्य वार्ड है, वहाँ पे और भी है। इसलिए ज्यादातर वो वार्ड जो है वो बीजेपी समर्थित वार्ड है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। थोड़ा सा लगता है कि अगर ये कांग्रेस वाले उनको तोड़ नहीं पाए, और साधारण वोटर टूटने में दिक्कत होगी, जो जुड़ा हुआ है, जिसकी आस्था जिससे जुड़ी है। वार्ड नंबर 7 में भाई साहब क्या स्थिति रहेगी? गोविंद प्रसाद कुशवाहा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और राम कृपाल है नन्ना, वो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। उड़िया संतोष साहू यहाँ निर्दलीय है। अहमद उर्फ सानू, ये भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है।
राजेश प्रसाद प्रजापति, ये भी निर्दलीय हैं, राम अवतार सोनकर, ये भी चुनावी मैदान में। लगभग 6 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं। और वार्ड नंबर 7 की क्या स्थिति रहेगी? इसमें तो बीजेपी बाहुल्य वार्ड है, वो बीजेपी की स्थिति अच्छी रहना चाहिए इसमें। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पूर्व में भी अध्यक्ष का चुनाव लड़े हुए थे। अच्छा। और अपने समाज का वोटर को एक साथ मानते थे, लेकिन वो कुछ ही 100 वोटों में वो सिमट के रह गए थे। और अब वो फिर कह रहे हैं कि ये वार्ड में कुशवाहा बहाल वोट है यहाँ पर और अब मुझे कुशवाहा का वोट मिलेगा, जबकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि बबलू की स्थिति बहुत मजबूत बनाई जा रही है, क्योंकि वो लगातार लोगों के साथ सुख दुख में खड़े होने की बात करते हैं। गोविंद प्रसाद कुशवाहा जी, वो लोगों के सुख दुख में साथ रहता है, खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं जिसने अपने कर्म किए 5 साल के, वो कहीं ना कहीं काम आएंगे। वो कई सालों से सेवा कर रहा है, लगातार वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उसको फायदा जरूर मिलेगा। वार्ड नंबर 8 की अगर बात करें भाई साहब, तो वार्ड नंबर 8 में दीपक कोंदर, दरअसल लगता है एससी वार्ड है ये, एससी या एसटी वार्ड है ये आदिवासी वार्ड है। दीपक कोंदर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, ओम प्रकाश कोंदर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बल्कि कई सारे यहाँ पे निर्दलीय मैदान में है। और इस वार्ड में क्या स्थिति रहेगी? इसमें भी बीजेपी की स्थिति मजबूत लगती, क्योंकि उनका प्रत्याशी जो कांग्रेस का है वो अभी थोड़ा कम उम्र का ऐसी है। ये ओम प्रकाश का परिवार भी बड़ा है और ये थोड़ा सा सब मिजाज का भी अच्छा है, लोगों से खुला मिला रहता है, इसलिए वहाँ पे बीजेपी थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में। बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार की योजनाओं को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया हुआ है और योजनाओं के सहारे ही ये अपना बैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। समझदार प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ आदिवासी बाहुल्य वार्ड है, लोगों को कुटीरें बहुत मिली, उसको कैश करने के बात उसने की, अच्छी स्थिति में है। वार्ड नंबर 9 की बात करें तो इंदिरा सुरेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, सुनीता साहू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, मंजू बबलू रावत निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 9 में क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी जो वार्ड नंबर 9 है ये भी एक हाईटेक वार्ड है, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो पूर्व जिलाध्यक्ष जो युवा मोर्चा की उनकी माता जी हैं, अमित गुप्ता की माता जी हैं। इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन ये अभी कहा जा रहा है कि ये मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी कहीं ना कहीं कमजोर रहा है, उसको पूरी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला है, सही ढंग से प्रचार नहीं हुआ उसका, पार्टी के लोग ज्यादा प्रचार करने के लिए आए नहीं है। आजकल में कांग्रेस पार्टी के लोग बचे भी नहीं है, आपस में अंतर्द्वंद टाइप की स्थिति है। गुटबाजी तो खैर है, वहाँ पे गुटबाजी है। मगर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, लगभग जितने भी वार्ड के हैं जो कांग्रेस में उतारे, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थी या फिर प्रत्याशी अपने दम पे चुनाव लड़ा? जहाँ भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, प्रत्याशी अपने कारण से ही मजबूत स्थिति में है। वहाँ पर पार्टी का कोई ऐसा सिंथेटिक नहीं है कि पार्टी ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो या ऐसा कुछ हो। अगर वहाँ पर पार्टी का जो प्रत्याशी उसका खुद का वर्चस्व है। बल्कि बहुत सारे बात ऐसे भी है, देखा जाए तो जो निर्दलीय आते, अगर पार्टी मेहनत करती है उन्हें बिठा लेती, कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता है, उससे आगे ग्रोथ हो सकता था। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रयास किए, सारी रणनीति अपनाई है और बहुत लोगों को बैठाला है। जो जितने बागी दो प्रत्याशी जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं, उस कारण से एकदम से कांग्रेस का वोटर जो कांग्रेस अपना एक भी नहीं बैठाला भाई, कांग्रेस अपना एक भी नहीं बैठाला। उन्होंने अपने जो भी बागी हुई, जो भी नाराज हुई, उन्हें बिठाला, उन्हें संभाला है। कई सारी मतलब अगर देखा जाए तो इसीलिए कहीं ना कहीं 1-to-1 फाइट है। और सभी नगर परिषद में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग आगे दिख रही है। पर इनमें जो जबरदस्ती बैठाला है, इन्होंने भी गणित अंदर बिगाड़ी है बीजेपी की। कुछ भी हो, इस बार नगर पंचायत अजयगढ़ में बीजेपी की पिछली की तुलना में इस बार स्थिति कमजोर हुई है। जो पहले 1 साइडेड रहती थी, एक पार्षद कुल कांग्रेस का था, अब इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। कई में टक्कर दे रहे, कई बार जीत रही कांग्रेस। वहाँ पे कांग्रेस अब मजबूत हुई है, वहाँ पे बीजेपी कमजोर हुई है। बीजेपी कमजोर हुई। लगभग कितने पार्षद आएंगे? कांग्रेस के कम से कम 4 से 6 पार्षद आना चाहिए। 6 कम से कम 4 से 6 2 से 3 निर्दलीय पूरी गणित बिगाड़ रहे। जैसे वार्ड नंबर 2 में गणित बिगाड़ रहे, वार्ड नंबर 11 में बिगाड़ रहे, वार्ड नंबर 14 में बिगाड़ रहे। अभी जो लोगों का रुझान है वो ऐसे 3 तो थोड़ा सा लोग बता रहे कि स्थिति में है, अच्छी स्थिति है। अब परिणाम तो ईवीएम में बंद है, मगर लोगों की जो राय है कि इन्होंने मेहनत की, इनको पब्लिक ने सहयोग किया है।
वार्ड नंबर 10 से तो शायद 10 से तो निर्दलीय है। वार्ड नंबर 11 की बात करें तो वार्ड नंबर 11 से भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनीता रमेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, माया देवी कुशवाहा कांग्रेस से हैं, प्रतिभा रवि तिवारी निर्दलीय हैं और सीता बच्चू मिश्रा ये भी निर्दलीय हैं। वार्ड नंबर 11 में क्या स्थिति रही? वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस बीजेपी का जो परंपरागत वोट है उसमें भी बहुत बुरी सेंध लगाई गई है, क्योंकि ये रवि तिवारी की जो पत्नी है इन्होंने बहुत हाईटेक करके चुनाव लड़ा है। निर्दलीय प्रत्याशी इसने राष्ट्रीय पार्टियों को कहीं न कहीं दबाया है और इसमें हमारी समझ में कांग्रेस और निर्दलीय की टक्कर हो, त्रिकोणीय टाइप का संघर्ष हो। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंचा है। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहाँ पर जीतना तभी 5 या 10 वोटों का ही होगा। अब देखना होता है जीतने की संभावना निर्दलीय की ज्यादा निर्दलीय की संभावना है। अगर पार्टी से का वोट टूटा है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस का कुशवाहा वोटर है, अगर वो कहीं ना कहीं टूट करके निर्दलीय की ओर आ रहा है बीजेपी को हराने के लिए, तो निर्दलीय जीतेगा और चौंकाने वाली बढ़ा आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल निर्दलीयों को चुनना एक जनता का रुझान टाइप का है। अगर जिले भर की भी बात करें ना, बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग दोनों पार्टी से नाराज हो जाते हैं, तो फिर निर्दलीयों को चुनते हैं और निर्दलीयों को आगे लाते हैं। अगर बात करें वार्ड नंबर 12 की, ये भी लगभग हाईटेक वार्ड है। यहाँ पर दीपा सचिन पांडे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, राजकुमार घटी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं, दीना सुनकर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जगप्रकाश खटीक भी चुनावी मैदान में है, परवीन गुप्ता भी निर्दलीय हैं और टीकाराम सुनकर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। प्रमुख रूप से कांग्रेस की शायद बड़ी नेता है भरत रंजन की बहू भी चुनावी मैदान में है। क्या स्थिति रहेगी इस बार? इस वार्ड में आखिरी टाइम पे बीजेपी ने अपना दबाव डाल के सारे सोनकरों को बिठा दिया था बीजेपी के समर्थन में, तो काफी लोग असंतुष्ट रहे, जबकि उसमें काफी थोड़ा हल्ला गुल्ला भी बहुत मचता रहा, क्योंकि दोनों पक्ष उसमें आमने सामने कई बार आने की कोशिश की। जब उसमें राजकुमार दूसरे वार्ड से जाके चुनाव लड़ रहा, भरत मिलन भी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे, तो एक दूसरे का दूसरे वार्ड का भी मुद्दा चलाया, पर वो चल नहीं पाया, क्योंकि भरत मिलन भी 15 में रहते हैं, 12 में चुनाव लड़ रहे, राजकुमार 1 में रहते हैं, 12 में चुनाव लड़ रहे। लेकिन राजकुमार के बारे में कहना होगा कि लगातार ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, इनकी गतिविधि कुछ ऐसी रहती है कि मतदाताओं को किस तरह से अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, 3 चुनाव से पार्षद लगातार पार्षद बनते आ रहे हैं। इसीलिए अपने 12 नंबर शायद चुनाव की हम 12 नंबर चले जाएंगे और जीत जाएंगे। उसमें मेन है कि जो पार्टी बीजेपी पार्टी ने सोनकरों को बिठाला, अब वो नाराज हो गए, उन्होंने कांग्रेस को एंटी वोटिंग कर दिया, तो फिर भरत मिलन का है। वो अगर वो ईमानदारी से पार्टी में चले गए तब कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला होगा। कांटे का मुकाबला के समय पर अगर देखा जाए तो दोनों कॉन्फिडेंस में थे कि हम जीत रहे हैं चुनाव, जबकि तीसरा जो प्रत्याशी जो बैठा नहीं है टीकाराम सोनकर, ये भी कॉन्फिडेंस में है कि सोनकर वोट इसको मिला हुआ है। सोनकर वोट ज्यादा है क्या? सोनकर वोट वहाँ पे ज्यादा है। सोनकर मोहम्मदन से बहुत लिबाड़ है। सोनकर मोहम्मदन से तो मतलब हो सकता है कांग्रेस को भी अच्छे वोट 100-125 के आसपास मोहम्मदन से वोट है उस वार्ड में, और 200-250 करीब सोनकर वोट है। निर्णायक सोनकर दबा के बिठाना है, तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति होगी फिर वो पूरा एक तरफ मानो निर्दलीय में चला गया, तो निर्दलीय की अच्छी स्थिति बन सकती है। निर्दलीय तो इतना दमदार प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि फिर वो अगर शामिल होंगे तो कांग्रेसी को बीजेपी को हराने के लिए आते हैं, बीजेपी को हराने के लिए कि चलो दबाव में आके जबरदस्ती बिठलवा दिया। और पिछली बार का जैसे पार्षद रहा दीना सोनकर, उसको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, वो निर्दलीय चुनाव में था, आखिरी टाइम में 2-3 दिन पहले उसको बैठाला गया पार्टी के दबाव देके या कुछ भी, पर बेमन से उन सबको बैठाला गया, क्योंकि आखिरी दिन इन्होंने फार्म वापस दे दिए। आखिरी दिन अगर ये फार्म वापस कर लेते तो अलग स्थिति होती। अब अगर बीच चुनाव में बिठाना, बीच चुनाव में समर्थन थोड़ी सी अलग स्थिति, तो ये कहाँ तक वोट में तब्दील हो पाए बीजेपी में या नहीं हो पाए? इंटरनल एंटी वोटिंग हो जाएगी तो कांग्रेस की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। स्थिति क्या रहती है वोटर की? अभी के फिलहाल की स्थिति में क्या स्थिति होती है?
वहाँ पे टक्कर है, कांटे की टक्कर बीजेपी क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया है, अदर वोट भी कांग्रेस को गया है। सिर्फ निर्णायक जो वोट है सोनकर वोट, ये भी अगर कुछ कांग्रेस में प्लस हो रहा तो फिर कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो। चलिए, ये भी टक्कर का मुकाबला रहेगा दरअसल वार्ड नंबर 12 में, और रोचक भी रहेगा क्योंकि बड़े नेता हैं, ज़्यादातर विवादों में रहते हैं। हाल ही में जिला पंचायत का भी मसला है, लगभग ये सभी चुनाव लड़े, जनपद भी लड़े, जिला भी लगे, नगर परिषद भी लड़े। लगता है कि वो नेतागिरी बस कर रही होता है, क्योंकि जिला पंचायत में वो कह रहे हैं हम जीते, सामने वाली पार्टी का जुलूस निकल गया, उनका भी जुलूस निकल गया। अब खैर निर्णय ये कहते 395 से जीते, वो कह रहा है 192 से जीते। तो कहीं ना कहीं इनमें तो कहानी चलती रहेगी। बात करें वार्ड नंबर 13 की, तो वार्ड नंबर 13 में शांति देवी अशोक प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, संतोष प्रजापति को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, रेखा कटिक यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उषा मोहन चौधरी भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 13 में क्या मुख्य, इसमें तो कांग्रेस एकदम कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति है हमारी समझ में। जितने सब प्रत्याशियों को वोट मिलेंगे उससे से कहो कांग्रेस जीते। कांग्रेस के वरिष्ठ सबसे अच्छा वार्ड कांग्रेस का ये उनकी बहु चुनाव लड़ रही है, वरिष्ठ कांग्रेस, हाँ, वरिष्ठ कांग्रेस की बहु चुनाव ये लड़ रही है। पुकई नन्ना के नाम से फेमस है। पिछली बार वो 3 वोट से चुनाव हार गए थे कांग्रेस से। इस बार लोगों की उनके पास सिंपैथी है। बीजेपी का बाहरी यूपी का एक कैंडिडेट कोई गांव है, वहाँ का वो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी, सड़का लड़कर कोई गांव है वहाँ का है, तो वो लोकल में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो ये इन्होंने जातिगत के आधार पर वो प्रजापति मोहल्ले बांट है, तो इन्होंने ये सोचा इनका परिवार ही 150-200 का है पुकई का, तो हाँ कम से कम 250-300 वोटर इसमें प्रजापति है, तो लगभग जीते गए, मतलब अच्छी स्थिति रहेगी कांग्रेस की इस बार। बिल्कुल। अगर बात करें वार्ड नंबर 14 की, तो वार्ड नंबर 14 में उस्मा यादव और सुशीला साहू और मालती रजक और सिया यादव, ये चुनावी मैदान में। सुशीला साहू भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुषमा यादव कांग्रेस से हैं। इस बारे वार्ड में 14 नंबर में क्या स्थिति रहेगी? वार्ड नंबर 14 में फिर आपको चौंकाने वाला परिणाम दिखेगा और निर्दलीय यहाँ पे बहुत बढ़त बनाए हुए। इसकी निर्दलीय और कांग्रेस की टक्कर होनी चाहिए। यहाँ भी बीजेपी बहुत कमजोर हो गई। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया था, पर वो अब कोई कारगर साबित नहीं हो पाया। इसके पहले जो कांग्रेस का प्रत्याशी वो भी शायद बीजेपी से लड़ा हुआ था और वहाँ का पार्षद बना हुआ था। अच्छा, जो 15 वार्ड से वो पार्षद बनी हुई थी पिछली बार बीजेपी से, हाँ, और इस बार वो कांग्रेस से प्रत्याशी 14 वार्ड से। अब क्या मुख्य स्थिति होगी? मुख्य स्थिति यहाँ पर कंप्लेंट वाला निर्दलीय है मालती रजक, उसकी स्थिति अच्छी है, मतलब ये कांग्रेस से भी आगे निकल जाएगी लगता है, लग रहा है ऐसा क्योंकि कि उसका लड़का एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया, तो उसकी बहू बच्चे सारे लोग जब वार्ड में घूमे तो उसके साथ एक इमोशनल होके वोटर जुड़ा है। सिंपैथी वोट हाँ, अभी ज्यादा दिन नहीं, 1-2 साल ही पहले की घटना है, तो इमोशनल वोट होके चला गया। अच्छा, बीजेपी का कमजोर प्रत्याशी पड़ गया, नाम से कमजोर नहीं है पर अपने काम से कमजोर पड़ गया ये। और कांग्रेस का बीजेपी से आया हुआ वोटर प्रत्याशी मिल गया, उनको लगा पिछली बार तो इन्होंने उस वार्ड से जीते थे बीजेपी से, इस बार कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निर्दलीय को फायदा मिलता दिखाई देता है। लास्ट वार्ड है वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15 में लगभग 6 प्रत्याशी हैं और प्रेमा सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, रामदीन सुनकर कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया है, आनंद कुमारी सुनकर निर्दलीय चुनावी मैदान में है, पप्पू सुनकर यहाँ पर निर्दलीय है, रानी सोनकर भी यहाँ पर निर्दलीय हैं और सुलोचन प्रजापति यहाँ पर निर्दलीय है। कई सारे प्रत्याशी मैदान में है। वार्ड नंबर 15 लास्ट वार्ड है, क्या स्थिति रही है? यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होना चाहिए। सुलोचन प्रजापति कुछ गणित लोगों की बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक जाति वर्ग विशेष का वार्ड है, यहाँ सोनकर लोगों की अधिकता है, पर इसमें निर्णायक वोट बगल से लगा हुआ है, कॉलोनी है ब्राह्मण कॉलोनी, वो जिस तरफ चली जाएगी उसका पलड़ा भारी होगा, उसका पलड़ा हाँ, क्योंकि इसी कॉलोनी में भरत मिलन पांडे कांग्रेस के नेता भी रहते हैं। इनका रोल क्या रहा, क्योंकि वहाँ कम से कम 100 वोट ब्राह्मण का होगा, वो जिसमें प्लस हो जाएगा वो चुनाव होगा। अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ता है या सुलोचन प्रजापति के साथ जुड़ता है?
भारत मिलन जी हैं जो कांग्रेसी है, तो हो सकता है कांग्रेसी में हाँ, कांग्रेस में भी जा सकता है। लगभग स्थिति तो वहाँ से बालू की स्थिति अच्छी हो सकती बालू है। तो उनका जो है मजबूत स्थिति में है, फिर भी अब मूव के साइड वोटर किया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बोर्ड हो सकता है। लगभग क्या स्थिति रहेगी पूरे वार्डों को मिला ले अगर, तो कौन प्रबल दावेदार है अध्यक्ष का? अध्यक्ष पर का दावेदार तो कई रहे हैं, जैसे सबसे पहले तो चंदा जैनी इसी शर्त पे बीजेपी में आई थी। फिर इसके बाद अमित गुप्ता की मम्मी हो गई, सीता गुप्ता इसी में निर्विरोध चुनी गई। 10 नंबर से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को फार्म वापस हुआ उनके समर्थन में। अगर 12 नंबर से भारत मिलन जीतते हैं तो वो भी दावेदार हैं। अगर जीतते हैं तो कांग्रेस से वो सिंगल दावेदार होंगे। तो कांग्रेस ने सीटें कम आई तो थोड़ा नीचे थोड़ा बढ़ोतरी हुई। जिस तरह से वो जनपद में तोड़ फोड़ के जीते थे, उस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब फिर बाकी पार्टियां या उच्च पार्टी के पदाधिकारी लोग जैसे अब फार्म वापस करवाने में उस दिन जिस तरीके से ड्रामा बीजेपी लोग के लोग करते रहे, 10 नंबर वाला 3 बजे ठीक फार्म वापस लेने आया। उस दिन तो मैं तहसीली में खड़ा था, ठीक 3 बज रहा था तब वो अपना फार्म वापस लेने आया। हाँ, 10 नंबर वाला। और जो एक और 2 नंबर का जो फार्म वापस लेके जो जे कब वापस वो तो सुबह लेके सीधे चला गया था। ये जल्दी वापस हो गया। ये ऐसा लग रहा था जैसे पहले से डीलिंग हो, पहले से डीलिंग हो, फॉर्मेलिटी बढ़ रही हो। जैसे प्रयास तो उस दिन रहा है तो 10 नंबर में रहा, जैसे बीजेपी के वरिष्ठ लोग लगे रहे, करते रहे, मनाने पथाने दबाने डराने धमकाने, सारे ऐसा लगा उस टाइम पे जैसे यूपी से लगी हुई तहसील है, तो यूपी स्टाइल में इसमें चुनाव हो गया। मगर जब जैसे मान लो निर्विरोध होता है, वोटरों को मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, तो वोटरों की मन की राय क्या थी वहाँ? लोग तो ना रोस्ट थे, कह रहे थे हमको 8 साल बाद मिल डालने को मिलता। तमाम नए वोटर थे, वो कह रहे थे हमको पहली बार डालने को मिला था, हम 5 साल बैक हो गए। ये रहता है कि पन्ना में भी लगभग, नगर में हुई, अमानगंज में हुई, सब जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी ने ये नया तरीका आजमाया, जिसको लेकर जो मतदाता है, मतदाता में कहीं ना कहीं जब हमने बातें की, लोगों से जाना है, तो उन्होंने बताया कि रोष है, क्योंकि 8 साल बाद उन्हें चुनाव मतदान करने का मौका मिला, मगर मतदान नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनने भी एंटी प्रचार भी किया, तो उससे भी कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, फायदा मिला। और सबसे ज्यादा बीजेपी को लोग बैठे हैं, इसलिए बीजेपी को नुकसान ज्यादा इस बार नगर पंचायत में होता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 14 पार्षद रहे हों, कांग्रेस का 1 रहा हो, वहाँ 4 से 6 के बीच में स्थिति कांग्रेस फाइट की बना रही है, और बिना कोई केंद्र से या प्रदेश लेवल का ऐसा कोई भी नेता वहाँ का ऐसा मूवमेंट नहीं रहा, बड़े नेता का कोई प्रचार, कोई बड़े नेता का नहीं रहा। एक आध दिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष भर कुछ वार्डों में कुछ देर के लिए भ्रमण किया, उससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता। पर हाँ, थोड़ा प्रत्याशी को लगता है कि हमारा कोई आ गया। कुछ नगर के बुजुर्ग कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी प्रचार किया, और उन्होंने जो वार्डों में कांग्रेस की अच्छी स्थिति थी उन्हीं वार्डों में भ्रमण किया। तो ज्यादा कुछ खास बसते रहे, वो कमजोर वार्डों में जाने से बसते रहे। वैसे बात करें अगर अजयगढ़ की, तो अजयगढ़ में जिस चंदा जैन जी हैं, कई प्रकार से पहले भी पार्षद रही और बहुत अच्छी भूमिका है, अध्यक्ष भी रह चुकी और हर बार पार्षद लड़ी, और एक बार उनके पति समाजवादी डायरेक्ट जब अध्यक्ष का हुआ था चंदा जैन पार्षदों से नहीं हुई, वो सीधा जनता ने उनको अध्यक्ष चुना था। राजकुमार जैन को एक बार सीधा अध्यक्ष चुना था, तो एक बार चंदा जैन को अध्यक्ष चुना था। इसके पहले जब हम लोग पार्षद थे तब पार्षदों द्वारा चुनाव हुआ था, तब राजकुमार जैन निर्विरोध हुए थे, सामने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ। मतलब अगर उनके ऊपर एक नजर डालें, उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक लालसा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में भी जा चुके हैं और कांग्रेस में भी रह चुके हैं, वरिष्ठ रहे, और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली, कि जैसे जहाँ तरफ बल वहीं तरफ लड़ गए। और इसमें जनता का क्या सोच रहे हैं उनके प्रति? देखिए, जनता आज भी अगर पब्लिक से सीधा चेयरमैन का चुनाव हो जाए तो राजकुमार जैन चुनाव अजयगढ़ नगर परिषद का जीत, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लायक है।
क्यों? और दूसरी बात, पार्षदी का वो 2 बार हार चुके थे। पार्षदी का? हाँ, पार्षदी का एक बार वार्ड नंबर 8 से हार चुके, एक बार पिछली बार वार्ड नंबर 10 से हार चुके। अभी भी लगभग उनकी कंडीशन इस बार भी कंडीशन नैया को डगमगाती रही। पर चेयरमैन का हो जाए अगर सीधा जनता से, तो 15 वार्ड में राजकुमार जैन को टक्कर देने वाला कोई नहीं। ये एक अच्छा गणित है वहाँ का कि राजकुमार जैन कभी पार्षद नहीं बने हैं, और राजकुमार जैन और जब भी संजय सोलेरी की फाइट हुई है तो संजय सोलेरी कभी जीते नहीं। कई बार हार चुके हैं। हाँ, ये राजकुमार जैन से ही 2 बार हार चुके हैं अध्यक्ष में, 2 बार हार चुके हैं उनसे ही। तो ये नहीं, एक बार अध्यक्षी में हारे हैं। नहीं, एक बार सीधे हारे, एक बार पार्षदी में हारे हैं, एक बार अध्यक्षी में हारे हैं। मुख्यतः कौन प्रमुख दावेदार होगा? देखिए, परिषद तो बनती दिख रही भारतीय जनता पार्टी। अगर चंदा जैन हारती है तो फिर कौन है मुख्य दावेदार जो निकल के सामने? देखिए, उसमें मुख्य रूप से तो 2 ही लोग सामने आ रहे हैं, सीता गुप्ता और गीता गुप्ता, अमित गुप्ता की माँ। और फिर तो ऐसा है कि आदमी ये भी कयास लगा रहा है कि वार्ड नंबर 6 से कौन जीतेगा, फिर कोई होगा। पर कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि फलाना नहीं बन सकता, ठिकाना नहीं बन सकता, अगर हम हार जाएंगे तो फिर हम ऐसे को प्रेरणा देंगे। तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है और मुख्य दावेदार 2 ही है। जो जनता है, दरअसल आप अजयगढ़ के हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत समय से आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो जो जनता चाहेगी कि क्या मुख्य कार्य हो जाए अजयगढ़ में, वो क्या मुख्य चीज़ है कि जिसमें जो भी अध्यक्ष बने, कांग्रेस का बने, भाजपा का बने या भाजपा का जो भी चुने, तो क्या मुख्य कार्य है जो होना चाहिए अजयगढ़? देखिए, अजयगढ़ में जैसे हजूरी तालाब एक बहुत अच्छा तालाब है, महत्वपूर्ण जगह में है, वहाँ पे अतिक्रमण की बहुत बड़ी अजयगढ़ की एक समस्या है। नगर में मेरी समझ में 2000 से 5000 घर अतिक्रमण में बसे होंगे। इतना तेजी से अतिक्रमण हुआ, ये अजयगढ़ की एक बहुत विकराल समस्या है। नगर के महत्वपूर्ण जगहों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और फिर वो शासकीय जमीनों को का क्रय विक्रय किया। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण, जैसे बस स्टैंड के पीछे ठीक हजूरी तालाब है, नगर परिषद के कार्यालय के ठीक पीछे, उसमें कम से कम 250 मकान अतिक्रमण में बन गए। वो एक दिन में तो बन नहीं गए होंगे, उनको महीनों लगा होगा, सालों लगा होगा, आज भी बनते जा रहे हैं। बार खोद के लोगों ने बिल्डिंगें बना दी, जो 40 फीट की रजिस्ट्री है, 90 फीट में उनके घर बन गए, क्योंकि उसकी हजूरी तालाब की राजाशाही जमाने का बना है। उसकी पार कम से कम 60 फुट है, अधिकतम 90 फुट है। एक समय आएगा ऐसे कहीं भी अतिक्रमण तो होगा। जैसे बड़ी फील्ड है, हजूरी तालाब है, और ये क्या बोलते हैं, नई तहसील है। और सबसे बड़ी बात है कि 43 एकड़ वेटनरी की जमीन में भी अतिक्रमण हो गया। 43 एक समय पे कैन काठिया नस्ल को बढ़ावा देने के मकसद से शासन द्वारा यहाँ पन्ना जिले में सबसे पहला कृत्रिम गर्भधान केंद्र अजयगढ़ में था। हम बात करें देवेंद्र नगर की, अगर तो वैसे देवेंद्र नगर में जो चुनाव हुआ, देवेंद्र नगर जो परिषद है, अगर पटना की बात करें तो परिषद दरअसल गुरौन विधानसभा के अंतर्गत आती है। वहाँ से विधायक भी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस वोटर भी है। क्या स्थिति है और क्या होती है चुनाव लड़ा वहाँ पे? बिल्कुल भाई साहब जी, मैं बता दूं आपको कि देवेंद्र नगर में जो कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में, गुरौन विधायक भी हैं यहाँ पर। और पिछली बार की अपेक्षा आपको मैं बता दूं कि पिछले जो चुनाव हुआ था 2013-14 में, उस समय कांग्रेस का सिर्फ एक पार्षद चुनाव में लड़ा था। पूरे 15 वार्डों में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले थे, उसमें सिर्फ एक पार्षद मतलब अपने मन से वो खड़ा हुआ था और वो विजय हुआ था। और डमी कैंडिडेट के रूप में भक्ति कुशवाहा को वहाँ से खड़ा करवाया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस में विधायक होने के नाते यहाँ पर 15 के 15 वार्डों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे मैदान पर। और जी अच्छा, दरअसल पूरे जिले में देखा गया कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, तो पूरे जिले में देखा गया कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, न ज़्यादा लगे हैं, न नजरिए को बनाने की कोशिश की, इसके कारण नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ देवेंद्र नगर में भी थी कि वहाँ पे सरलता से मतलब सभी कांग्रेस पार्टी की मेहनत की। नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर सभी जितने भी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष
शारदा पाठक जी भी आई, उनके साथ जिला उपाध्यक्ष जी मनी मिश्रा जी भी आए। सभी लोगों ने आकर के विधायक जी के निवास में आकर के बैठक हुई। बैठक में जितने जो भी पूर्व कैंडिडेट मतलब कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्लस के नाम से जो लड़ना चाहते थे कार्यकर्ता कांग्रेस से, उन सभी को कांग्रेस ने मतलब कि बुलाया है और मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद तो वहाँ से वार्ड बाई वार्ड कैंडिडेट मनोनीत हुए हैं। लगभग कितने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और कितने कांग्रेस की जीत कर निकल जाते हैं? अभी वर्तमान में जो स्थिति देखने में मिली है, जैसे कि मैंने मतलब पत्रकार होने के नाते एक एनालिसिस पूरे 15 वार्डों का किया है, तो उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि भाजपा वहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है कि भाजपा के लगभग 7 से 9 पार्षद वहाँ पर निकल रहे हैं। और कांग्रेस भी मतलब पिछली बार 1 थी, इस बार 3 से 5 कांग्रेस के भी निकल के आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो वार्ड नंबर 1 में निकी वर्मा है और रेखा खटीक है, तो इसमें कौन? बिल्कुल दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों काफ़ी समय से मतलब ये सक्रिय वार्ड 1 में सक्रिय रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो दोनों काफ़ी कांटे की टक्कर है। मतलब यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन आगे हो सकता है कौन पीछे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि रेखा खटीक क्या है कि जो पूर्व पार्षद हैं फूलचंद खटीक, उनकी ये बहू है, इसलिए इनका प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पे भाजपा का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लगभग 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, 4 निर्दलीय हैं, इनका कोई प्रभाव होगा? जी, इसमें से एक पूर्व पार्षद मतलब कि धनीराम वर्मा है, वो निर्दलीय लग रहा है, जबकि पिछली बार भाजपा से उसको टिकट मिली थी, इस बार नहीं मिली है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा प्रभाव उसमें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति रही है। अच्छी स्थिति रही है। वार्ड नंबर 2 की बात करें, वार्ड नंबर 2 में क्या स्थिति रहेगी, जिसमें निर्मल कुमार जैन हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सोम प्रभा राणा भारतीय जनता पार्टी की हैं, और इसमें बिल्कुल पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष है ये, और इन्होंने वार्ड क्रमांक 2 में जाकर के अपने 4 पंचवर्षीय जो इनके हस्बैंड थे स्वर्गीय राणा पुष्पेंद्र सिंह, 2 पंचवर्षीय उन्होंने और 2 पंचवर्षीय इन्होंने जाकर के वहाँ पर उसी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रही हैं, और इन्होंने अपने विकास मतलब जो पूर्व में विकास किए हैं उसके नाम पर इन्होंने वोट मांगा, और इनकी स्थिति वहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। कई सारे प्रत्याशी हैं, 8 करीब निर्दलीय 8 प्रत्याशी, इसमें से एक एक प्रत्याशी हरदेव सिंह भी हैं जो भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इन्हें क्या है कि जो वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इन्हें टिकट नहीं मिली है, तो थोड़ा सा नुकसान वो भाजपा को पहुँचाएगी, लेकिन मजबूत स्थिति होने के कारण सोम प्रभा राणा यहाँ से चुनाव निकालने की स्थिति में दिख रही है। वार्ड नंबर 3 की क्या स्थिति रहेगी? रईस बेगम भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, रुबीना उस्मानी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं रईसा बेगम यहाँ पर जो भाजपा से प्रत्याशी पिछली बार से लगातार 3 पंचवर्षीय से जो पार्षद थे, लेकिन इस बार इनके साथ थोड़ा सा क्या है कि एक कैंडिडेट हवा जो मोहम्मदन वार्ड, ये सबसे ज़्यादा मोहम्मदन वार्ड, इसमें लगभग 310 लगभग मोहम्मदन है, और इसमें रुबीना कांग्रेस से जो प्रत्याशी खड़ी हुई है, तो इनका जो भांजा है सदाब खान, वो कांग्रेस का मतलब कि एक कार्यकर्ता था, और इसने मतलब कि जो अभी वर्तमान में 5 से 7 साल का जो समय था, इसमें कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि होने के नाते इसने आम जनता के काफ़ी कार्य किए, तो जिसकी वजह से इस बार रईसा डिफीट खा रही है, और इसमें रुबीना कांग्रेस की आगे निकली। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें मानवीय सिंह जी परमार जिला पंचायत उपाध्यक्ष जो रहे हैं, उनकी इसमें भाभी जी भी खड़ी हुई हैं, रजनीश राजी, वो तो चुनाव भी लड़े अभी वार्ड नंबर से 6वें नंबर पर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो रजनीश राजी भी लड़ रही है। तो इस बार जो मतलब अभी वर्तमान में समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो रजनीश राजी निर्दलीय लड़ी हैं, तो दोनों कांग्रेस और निर्दलीय में टक्कर, बस बिल्कुल कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में इसमें टक्कर है। और ऐसा समझ में आ रहा है कि इस वार्ड में मुस्लिम बाहुल होने के कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। वार्ड नंबर 4 की स्थिति क्या रहेगी, जिसमें शांति वर्मा है भाजपा से, और उषा कंजर है इसमें कांग्रेस से। बिल्कुल, मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 4 की जो स्थिति है, इस वार्ड का मैं वार्डवासी भी हूँ, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें कांग्रेस को भी और भाजपा को भी दोनों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। अच्छा, और यहाँ पर दोनों को मतलब डमी कैंडिडेट उतारे हैं। मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें टोटल निर्दलीय, दोनों निर्दलीय के बीच में टक्कर होना है। ये आपका जो इसमें कालू राय है, महेंद्र सिंह राय, और प्लस के नाम से पूर्व पार्षद थे पदम सिंह सिसोदिया, इनकी जो पत्नी खड़ी है, जो पूर्व पार्षद हमारे वार्ड की, इन दोनों के बीच में टक्कर है, और ऐसा समझ में आ रहा है कि पदम सिंह सिसोदिया एक बार पुनः पार्षद बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 5 में मनोज कुमार कुशवाहा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, प्रतीक्षा सोनी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, और एक निर्दलीय भी है सपना यादव। बिल्कुल, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं, ये वर्तमान जो शंभू सोनी नगर परिषद अध्यक्ष, उनकी ये बहू है,
और इनका प्रभाव इनको टक्कर देने के लिए सपना यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी, इन दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस तीसरे नंबर में जाकर दिख रही है और दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर है और संभावना है निर्दलीय प्रत्याशी निकलने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है कि शंभू सोनी को मात दे सकती है। निर्दलीय जी सकता है, निर्दलीय जी से बड़े अचंभे सभी जगह पे लगभग ये स्थिति निर्दलीय सब जगह पर आ रहा है। और वार्ड नंबर 6 की बात करें तो कलमत रोड को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ये आदिवासी वार्ड है, वार्ड नंबर 6 ये आदिवासी वार्ड है और इस आदिवासी वार्ड में इसमें से जितने कैंडिडेट हैं ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कमजोर हो। पूर्व पार्षद सभी रहे हैं चारों के चारों जी। इसमें से आपके जैसे कांग्रेस का भी पूर्व पार्षद रहा है, भाजपा का भी पूर्व पार्षद रहा है, ठीक है, और जी इसमें महादेव गौड़ भी पूर्व पार्षद रहा है और जो भगवान दास एक इसमें खड़ा हुआ है जो विकलांग है। और वैसे कहा जाए तो भगवान दास विकलांग होने के कारण लोगों की सिंपैथी वोट इसकी तरफ जाती हुई निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ दिखाई दे रही है। किन में टक्कर होगी? बस इसमें यही लग रहा है कि जैसे कि आपका भाजपा और प्लस के नाम से निर्दलीय के बीच में ही टक्कर जाएगी। भाजपा निर्दलीय जी, भाजपा में हो सकती है निर्दलीय। इसमें दोनों की बराबर कांटे की टक्कर है, कोई भी मतलब कि जिसकी तरफ ज्यादा वोटर रुझान होगा वो निकाल लेगा। वार्ड नंबर 7 की क्या स्थिति रहेगी? वार्ड नंबर 7 देवेंद्र नगर का सबसे डिफिकल्ट वार्ड है। शिवांगी गुप्ता यहाँ से भाजपा से जी, यहाँ पर शिवांगी द्विवेदी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और राम सिंह और प्रदेशपाल सिंह निर्दलीय प्रत्याशी। इस वार्ड से 3 प्रत्याशी थे और तीनों प्रत्याशी में जो आपको बता दें शिवांगी गुप्ता जो है वर्तमान में मंडल अध्यक्ष ललित गुप्ता की ये पत्नी है। और इन्हें क्या हुआ कि जो वार्ड क्रमांक 5 से इनका जो स्वयं का वार्ड इनका था, लेकिन ये दूसरे वार्ड से जाकर चुनाव लड़ रही हैं और वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसमें ब्राह्मण बाहुल वार्ड है। तो इसमें विनोद द्विवेदी जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं तो उनकी स्थिति थोड़ा सा इनको डिफीट करती हुई भाजपा को दिखाई दे रही है। लेकिन अंतोगत्वा इसमें क्या है, कुछ मुस्लिम वोटर थे जिनका रुझान थोड़ा सा ललित गुप्ता का जो एक व्यवहार है भाजपा का, वहाँ पे थोड़ा सा डिफीट खा रहा कांग्रेस। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवांगी गुप्ता आगे निकल जाएगी, जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसका इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे भाजपा अच्छी कंडीशन पर है। वार्ड नंबर 8 जी, वार्ड नंबर 8 भी जो आपको बता दें द्विवेदी हैं, जे भी पूर्व पार्षद रहे हैं। जय कुमार कुशवाहा जो कांग्रेस से लड़े हैं, जे भी पूर्व पार्षद हैं, ठीक है। और भक्ति कुशवाहा जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका बेटा लग रहा है। तो इसमें भी दोनों के बीच में भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर है और जो कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है इसलिए इसमें कुशवाहा वोटर है, तो इसलिए निश्चित है कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होती दिख रही है। वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 2 में सिर्फ 2 ही वार्ड नंबर 9 में मनीषा कमलेश जैन और प्रदीप कुमार गुप्ता, दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर है और इसमें संभवतः जिस और जैन बाहुल वार्ड है आपको बताएं तो जैन बाहुल वार्ड और प्लस इसमें क्या है कि दोनों साइड से देखा जाए तो एक राम मंदिर वार्ड कहलाया गया और एक तरफ जैन मंदिर। तो जिस तरफ हिंदू वोटर झुक गया तो यदि हिंदू वोटरों ने साथ दे दिया मनीषा जैन का तो मनीषा जैन निकल जाएगी, यदि जैन वोटर ने सिद्धू का साथ दे दिया भाजपा का तो भाजपा निकल जाएगी। तो इसमें दोनों की भी काफी कांटे की टक्कर है, इसमें नहीं अभी अपन बोल सकते कि कौन निकलने वाला है। वार्ड नंबर 10 की क्या स्थिति रहेगी? वार्ड नंबर 10 में तो निश्चित रूप से ये अनारक्षित वार्ड इस बार हुआ है, जबकि ये अनुसूचित जाति वार्ड रहना चाहिए था। तो इसमें भाजपा और निर्दलीय के बीच में काफी कांटे। भाजपा से संपत कुशवाहा हैं और कांग्रेस से शाहिना बेगम है और फूलाबाई चौधरी हैं निर्दलीय और तुलसा देवी गुड्डू महाजन ये भी निर्दलीय है। उसमें कौन? इसमें भाजपा और फूला देवी की काफी कांटे की टक्कर है और इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जो वार्ड निर्दलीय के रूप में ज़्यादा वैसे दिखाई दे रहा है कि निर्दलीय इसमें निकल जाएगा, इसमें निर्दलीय निकल जाएगा। और वार्ड नंबर इसके बाद जस्ट 11 की बात करें तो 11 में क्या स्थिति होगी? 11 नंबर में भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ से कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, कांग्रेस ने यहाँ पर डमी कैंडिडेट उतारा, इसलिए यहाँ पर भाजपा और निर्दलीय के बीच में टक्कर है और यहाँ पर ये वार्ड भी एक समान वार्ड की तौर में देखा जाता है। लेकिन इसमें एक जो मोहम्मद शमी हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर चर्चित थे, ये चेहरा इनका बहुत चर्चित था और इनको काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है इस वार्ड में। और निर्दलीय ऐसा लग रहा है कि 11 नंबर वार्ड में मोहम्मद शमी के प्रति जनता का रुझान काफ़ी अच्छा है। मतलब संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के वो मनोरमा कांग्रेस की कोई यहाँ पे कोई उसमें अस्तित्व ही नहीं है, तो वो तो डमी कांग्रेस के ऑलरेडी जो विधायक थे वहाँ पर उनका विधायक उनका गढ़ है, तो उन्हें इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए और ध्यान देके चुनाव लड़ाना चाहिए कि निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत थे उनको कांग्रेस को टिकट देना चाहिए, उनको देना चाहिए। यही हुआ था
यही हुआ था इस वार्ड नंबर 11 में। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भाजपा से संजय जायसवाल लड़ रहे हैं, पहले वो कांग्रेस से ही थे, लेकिन बाद में अचानक उनके बीच जो बगावत टाइप की, तो वो भाजपा कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा से लगभग जितना तक क्या होता है, लगभग कांग्रेसियों को ये पता रहता है कि जो निर्दलीय है ये अच्छी स्थिति में जा सकता है, तो कांग्रेसी को वहाँ पे तय करके अच्छा प्रत्याशी देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ये समझ में आता है कहीं ना कहीं कि जो विधायक जी हैं या जो कांग्रेस है कहीं निष्क्रियता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति थी तो थोड़ा सा कमजोर साबित हुई। पन्ना जिले में यही पूरे पन्ना जिले में से बाहर हो चुकी है, कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। वार्ड नंबर 12 की स्थिति क्या रहेगी? भगवती राहुल कुशवाहा यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वर्षा जायसवाल भाजपा से प्रत्याशी है, छुट्टन कुशवाहा निर्दलीय है, पद्मावती नामदेव भी यहाँ से निर्दलीय है। बिल्कुल मैं बता दूं जो देवेंद्र नगर के 15 वार्डों में सबसे ज्यादा प्रत्याशी इसी वार्ड में से थे, और इसमें क्या है 4 कुशवाहा लड़े हुए थे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी से जो जिला मंत्री युवा मोर्चा के निक्की जायसवाल उनकी बहू इसमें लड़ी हुई है, और कांग्रेस से इसमें व्यापारी वर्ग से इसमें उतारा गया था भगवती कुशवाहा को उतारा गया था। तो इसमें निश्चित है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही टक्कर है, और काफी कांटे की टक्कर है कि इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन चुनाव निकालेगा। अच्छा, ये तय नहीं है, अभी तय नहीं, सीधी सीधी टक्कर है। 17 को खुल पाएगा। बिल्कुल 17 को ही वोटर ही इसको तय कर पाएगा कि कौन चुनाव निकालेगा। कई सारे प्रत्याशी हैं, 7 करीब प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 13 में क्या स्थिति रहेगी? वार्ड नंबर 13 से अजय सिंह बड़ी रानी करके हैं एक जन, तो वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, अनीता गुप्ता भाजपा से प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें बता दूं कि वार्ड क्रमांक 13 से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, आप जानते होंगे कि कुंवर अजयवीर सिंह, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा था, कांग्रेस पार्टी का उनकी मैसेज हैं, और इन्हें सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं इस वार्ड से मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पूरे देवेंद्र नगर के जो 15 वार्ड हुए थे, सबसे ज़्यादा जो वोटों का प्रतिशत था इसी वार्ड में था, और निश्चित है कि कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में इसमें टक्कर दिखाई दे रही है। इसमें जो पाठक है, इसमें एक चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे भगवती पाठक है, तो वो चुनाव लड़ रही है, तो दोनों के बीच में टक्कर है, और निश्चित है कि ये वार्ड एक तरफा कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहा है जा रहा है। वार्ड नंबर 14 की बात करें, 14 में सोमवती नरेंद्रपुरी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सुशीला वर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और भी कई प्रत्याशी। इसमें क्या स्थिति रहेगी? इसमें मैं बता दूं कि एक अलग रुझान आने वाला है, जो जनता का एनालिसिस देखा गया है, इसमें कांग्रेस और प्लस आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। प्रजापति आम आदमी पार्टी से जी, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, और इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि पुराने भूतपूर्व पार्षद की ये बहू रही है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस वार्ड से चुनाव निकालती हुई दिख रही है। मतलब खाता खुलेगा, खाता बिल्कुल खुलेगा आम आदमी पार्टी का। पन्ना से जो क्लोज है, पन्ना से आम आदमी पार्टी की स्थिति लगभग देखी जाए तो कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि जो आ सकता हो, मगर शायद अजयगढ़ में भी नहीं खुल रहा है। यदि बात से चुनाव लड़े तो 2-3 प्रत्याशी तो कई प्रत्याशी लड़े हैं। एक प्रत्याशी था, उसने भी फॉर्म देवेंद्र नगर में 3 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने खड़े किए थे, तो 3 प्रत्याशी में से उनके काफी मजबूत एक प्रत्याशी तो बिल्कुल फाइट में है, और वो चुनाव निकालने की स्थिति में दिख रहा है। वार्ड क्रमांक 14 लास्ट वार्ड है आपका, वार्ड क्रमांक 15, क्या मुख्य स्थिति रहेगी? वार्ड क्रमांक 15 में कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही सीधे टक्कर है, और इसमें भाजपा काफ़ी मजबूत समझ में आ रही है, क्योंकि पटेल बाहुल वार्ड है, तो पटेल उसमें भाजपा ने क्या टिकट दी है, तो निश्चित है कि भूटान पटेल वहाँ से 15 नंबर से स्थिति उसकी मजबूत दिखाई दे रही है। 15 वार्डों में से कितनी लगभग सीटें आ रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत उसमें समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 7 से 9 पार्षद बनने की स्थिति में दिख रहे हैं, और कांग्रेस के 3 से 5 और निर्दलीय 4 से 5 के लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी है। बिल्कुल, कौन अध्यक्ष बन सकेगा? अध्यक्ष यहाँ पर पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कांग्रेस से तो निश्चित है कि यदि अजय सिंह चुनाव निकालती है, तो वार्ड नंबर 13 से तो कांग्रेस से तो एक ही कैंडिडेट सामने दिखाई दे रहा है कि अजय सिंह रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी से क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का उनका मंडल क्या डिसाइड करता है उसमें, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी हैं जो ऐसे हैं कि जो चुनाव लड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मजबूत जैसे सोम प्रभा राणा सबसे मजबूत है, मंडल अध्यक्ष है, उनकी मैसेज लड़ रही है चुनाव, तो यदि वो जीतती है तो वो भी चुनाव की मतलब रेस में रहेगी। इस तरह से 3 या 4 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी, मतलब मुख्य रूप से जो भी अध्यक्ष बने उसको अतिक्रमण पर ध्यान देना चाहिए, और नगर में साफ सफाई जो बुनियादी चीज़ें होती है वो पर ध्यान रहे।
हमारे साथ जो सहयोगी रहे रमेश अग्रवाल जी, रिजवान जी और हमारे अनिल गुप्ता जी, इन्होंने समय निकाला महत्वपूर्ण और पन्ना ऑमलेट के कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम को लेकर, आपको पूरा रिजल्ट दिखाएंगे और जो गुनौर अमानगंज जो कवई के जो एग्जिट पोल है वो भी जल्द से जल्द आपकी स्क्रीन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।